नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। खबरों को विस्तार से जानें उससे पहले नजर डाल लेते हैं सुबह की टॉप हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 बजट उपरांत वेबिनार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल। एमएसएमई और कारोबारी सुगमता से जुड़े होंगे वेबिनार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का ब्रिटेन और आयरलैंड का दौरा आज से। अपने समकक्षों से द्विपक्षीय संबंध पर होगी चर्चा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख की जम्मू कश्मीर और मणिपुर पर दी गई टिप्पणी को बताया बेबुनियाद। कहा, टिप्पणियां वास्तविकताओं से कोसों दूर। ओवल ऑफिस में ज़ेलेंस्की से बहस के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद रोकी। ट्रंप के इस कदम के बाद कीव पर रूस के साथ शांति वार्ता का बड़ा दबाव। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल आज। भारत और ऑस्ट्रेलिया दुबई में होंगे आमने सामने। दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। आप खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 3 पोस्ट बजट वेबिनार में हिस्सा लेंगे। ये वेबिनार एमएसएमई विकास का इंजन, विनिर्माण, निर्यात और परमाणु ऊर्जा मिशन और विनियामक, निवेश और व्यापार करने में आसानी संबंधी सुधारों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर वे कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये वेबिनार सरकारी अधिकारियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और व्यापार विशेषज्ञों को देश के उद्योग, व्यापार और ऊर्जा रणनीतियों पर विचार विमर्श करने के लिए एक सहयोगी मंच प्रदान करेंगे। ये चर्चाएं बजट का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नीतियों के क्रियान्वयन, निवेश सुविधा और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर केंद्रित होंगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से ब्रिटेन और आयरलैंड के दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्री आज यात्रा के पहले चरण में ब्रिटेन पहुंचेंगे। डॉक्टर जयशंकर ब्रिटेन में अपने समकक्ष विदेश सचिव डेविड लेमी के साथ चर्चा के अलावा कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और ब्रिटेन के बीच एक व्यापक रणनीतिक भागीदारी है। दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों से लोगों के बीच संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत हुए हैं। इसके बाद दूसरे चरण में वे 6 मार्च को आयरलैंड पहुंचेंगे। आयरलैंड के दौरे पर अपने समकक्ष साइमन हैरिस से द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा वे कई अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वे भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। भारत और आयरलैंड के बीच साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, सांस्कृतिक संबंधों और बढ़ती आर्थिक आवश्यकताओं पर आधारित मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध हैं। विदेश मंत्री की ये यात्रा ब्रिटेन और आयरलैंड के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों को नई गति प्रदान करेगी। भारत दौरे पर आई बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रेड आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। 8 मार्च तक भारत के दौरे पर आई राजकुमारी एस्ट्रेड ने कल भारत के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकेन भी बातचीत के दौरान मौजूद रहे। दोनों देशों के बीच उन्होंने रक्षा और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के तरीकों और साधनों पर चर्चा की। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में बेल्जियम के निवेश का स्वागत किया। उन्होंने सुझाव दिया कि बेल्जियम की कंपनियां भारत में अपना विस्तार करके और भारतीय विक्रेताओं को अपनी आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत करके महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। बातचीत के दौरान दोनों देश एक संस्थागत रक्षा सहयोग तंत्र विकसित करने पर भी सहमत हुए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख की कश्मीर और मणिपुर पर की गई टिप्पणी को बेबुनियाद और निराधार बताया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वॉल्कर टर्क ने अपने वैश्विक अपडेट में कश्मीर और मणिपुर का जिक्र किया था। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची ने कहा कि यह टिप्पणियां वास्तविकताओं से कोसों दूर हैं। अरिंदम बागची ने कहा कि टर्क की टिप्पणियां जम्मू कश्मीर की बेहतर होती शांति और समावेशी प्रगति के दौर में विरोधाभासी हैं।
पंचायत चुनावों में भारी मतदान, पर्यटन में उछाल और तेज विकास दर इसकी मिसाल है। उन्होंने कहा कि भारत की जनता ने ऐसे ही निराधार चिंताओं को बार बार गलत साबित किया है। भारत ने मणिपुर की स्थिति को लेकर भी संयुक्त राष्ट्र के दृष्टिकोण पर आपत्ति जताई। बागची ने कहा कि सरकार ने हिंसा प्रभावित क्षेत्र में शांति बहाली के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं और पुनर्वास प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को देश की आंतरिक चुनौतियों को समझने में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूलों में बच्चों के मोबाइल फोन लाने पर पूर्ण प्रतिबंध को गैर जरूरी बताया है। हाईकोर्ट ने कहा कि नीतिगत तौर पर विद्यार्थियों को स्कूल में स्मार्टफोन ले जाने पर रोक नहीं लगानी जानी चाहिए, बल्कि इसके नियमन और निगरानी की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि स्मार्टफोन के नियंत्रित इस्तेमाल के अपने फायदे हैं। इसका इस्तेमाल माता पिता और बच्चों के बीच समन्वय और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है। कोर्ट ने अपने ओर से सुझाव भी दिए हैं। क्लास के दौरान स्टूडेंट्स अपने मोबाइल एक सुरक्षित जगह पर जमा कर दें। क्लास के भीतर या स्कूल बस में फ़ोन इस्तेमाल करने की अनुमति ना हो। मोबाइल फ़ोन का जिम्मेदारी से इस्तेमाल स्कूलों में भी सिखाया जाए। स्टूडेंट्स को बताया जाए कि ज़रूरत से ज़्यादा स्क्रीन टाइम या सोशल मीडिया पर समय बिताने के क्या नुकसान हो सकते हैं। स्कूल में स्मार्टफोन के इस्तेमाल को रेगुलेट करने और निगरानी करने की नीति माता पिता, शिक्षकों और विशेषज्ञों के परामर्श से बनाई जानी चाहिए। स्कूलों को अपनी खास परिस्थितियों के मुताबिक नीतियों को लागू करने का अधिकार होना चाहिए। अनुशासन बनाए रखने के लिए नीति का उल्लंघन करने वाले छात्रों का फोन जब्त भी किया जा सकता है। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। बजट का कुल राशि करीब 3,16,895 करोड़ रुपए है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, शहरों के विकास, सिंचाई, पर्यटन और खेल के लिए बड़ी राशि आवंटित की गई है। बिहार विधानसभा में 3.16 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश। बिहार के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास पर जोर। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, शहरी विकास, सिंचाई, पर्यटन और खेल के लिए बड़ी राशि आवंटित। महिलाओं के लिए पिंक बस और कैंसर हॉस्पिटल की घोषणा। बेगूसराय में खोला जाएगा कैंसर अस्पताल। कैंसर पीड़ितों को मिलेगा बेहतर इलाज। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने अपने वर्तमान कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। डिप्टी सीएम और बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने सदन में बजट पेश करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 3.17 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। एनडीए सरकार ने बजट में किसान, युवा, अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न प्रकार की घोषणाएं भी की। 2004-05 में जहां बजट 23,885 करोड़ रुपया था, वो इस साल 2025 में बढ़कर 3,17,000 करोड़ का हो चुका है। न केवल बिहार के बजट के आकार में वृद्धि हुई, बल्कि नीतीश सरकार ने राज्य में वित्तीय अनुशासन को भी स्थापित किया है। बिहार सरकार ने बजट में इस बार महिलाओं का खास ध्यान रखा है। महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। गरीब कन्याओं के विवाह हेतु राज्य सरकार के द्वारा चरणबद्ध तौर पर कन्या विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा। पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी। अन्य सभी बड़े शहरों में स्थापित महिला व्यापार स्थल, वेंडिंग जोन में महिलाओं के लिए स्थान को पूरी तरह कनाकित करने का काम राज्य सरकार करेगी। बजट पेश करने के दौरान सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी के मंत्र सबका साथ सबका विकास और नीतीश कुमार के नेतृत्व और उनके संकल्प की तारीफ की। तेजस्वी यादव जी जब खुद बजट बना रहे थे तो उनमें से क्या क्या काम उन्होंने किया, एक बार आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी उनको ये सवाल पूछना। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नारी सशक्तिकरण का भी काम हो रहा है, आगे और मजबूती से करेंगे। बिहार में ज्यादातर हमारी जो योजना है गांव और गांव के गरीबों के लिए, शहर के गरीबों के लिए, सभी जाति और सभी धर्म के लिए हम लोगों ने काम किया है और बेहतर तरीके से काम करने के लिए योजना बनाई होगी। उसको जब मूर्त रूप देंगे तो बिहार और तरक्की पर जाएगा। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बजट की आलोचना की। बिहार में रेवेन्यू हो नहीं रहा है,
ये इन्फ्लेटेड बजट है और बिहार के हित में नहीं है। हवाई बातें जो हैं वो कही गई हैं। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने साल 2025-26 के बजट में युवाओं और छात्रों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 1000 करोड़ रुपए भी तय किए गए हैं। पटना से मधुरेश नारायण की रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा में सोमवार को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 1,45,400 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पेश किया। बजट में सामाजिक कल्याण, ढांचागत संरचना और पर्यटन विकास पर जोर देते हुए राजस्व संग्रहण बढ़ाने और राजकोषीय घाटे को कम करने पर फोकस किया गया है। इधर सदन में पिछले दिनों पेश कैग की रिपोर्ट पर राज्य की राजनीति भी गरमाई हुई है। सीएजी रिपोर्ट से राजनीतिक भूचाल, अनियमितताओं पर उठे सवाल। सीएजी रिपोर्ट में झारखंड के स्वास्थ्य सेवाओं में खामियों को लेकर बड़ा खुलासा। कोरोना के दौरान केंद्र सरकार द्वारा झारखंड सरकार को भेजी गई राशि में से केवल 32% ही खर्च। झारखंड विधानसभा में पेश हुआ बजट सामाजिक कल्याण, ढांचागत संरचना और पर्यटन विकास पर फोकस, राजस्व बढ़ाने और राजकोषीय घाटे को कम करने पर जोर। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधानसभा में 1,45,400 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पेश किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 13% अधिक है। उन्होंने बताया कि राज्य में योजना व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है, साथ ही आर्थिक सेहत भी सुधर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष में विकास दर 7.5% रहने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,45,400 करोड़ रुपए का सकल बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं, जो गत वर्ष से लगभग 13% अधिक है। वर्ष 2023-24 में राज्य का विकास दर 7.5% कांस्टेंट प्राइस पर रहा। इधर सदन में पिछले दिनों पेश सीएजी की रिपोर्ट के बाद सत्ता के गलियारों में घमासान मचा है। कोरोना काल में केंद्र द्वारा भेजी गई राशि को खर्च कर पाने में फिसड्डी साबित होने पर हेमंत सरकार भाजपा के निशाने पर है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस रिपोर्ट से हेमंत सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन और लूट की पोल खुली है। उन्होंने सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। उधर भाजपा विधायक चंपई सोरेन और सीपी सिंह ने कहा कि इस रिपोर्ट के बाद सरकार का असंवेदनशील चेहरा बेनकाब हो गया है। क्या व्यवस्था है, किस तरह की व्यवस्था है, और विश्वास विभाग के अटैच है, इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार, लूट खसोट कराने वाली सरकार है। इतना ही नहीं, सीपीआई एमएल ने भी राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि इसमें काफी सुधार की जरूरत है। झारखंड को आगे ले जाना है, लोगों की कल्याण करना है, तो स्वास्थ्य विभाग में सुधार की जरूरत है। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। उन्होंने राशि के कुप्रबंधन के आरोपों को सिरे से खारिज किया। जब खर्च करो तो प्रॉब्लम, नहीं करो तो प्रॉब्लम। उस समय तो कुछ जान बचाना था, पेन पेपर में होता हम ठीक कर नहीं पाएंगे, और फिर बोलेगा नहीं राशि का बंदरबांट हुआ। इन दिनों झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, जो 27 मार्च तक चलेगा। सीएजी रिपोर्ट ने विपक्ष के तर्कश में एक और मुद्दा थमा दिया है, जिस पर बवाल मचा हुआ है। विधानसभा में पेश बजट में सरकार ने जनता से किए वायदों को कितना पूरा किया, यह तो आकलन और विश्लेषण का विषय है। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट हेमंत सरकार के पिछले कार्यकाल पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, जो सीधी तौर पर लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। डीडी न्यूज के लिए रांची से राज मनोहरन के साथ मैं दिवाकर कुमार। बात अब मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के किसानों को अब बिजली के स्थायी कनेक्शन केवल 5 रुपए में मिल सकेंगे। जी हां, इसके लिए मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार नियमों में बदलाव कर रही है। देखिए भोपाल से हमारे सहयोगी आशीष मंगल सोनी की खास रिपोर्ट। सिर्फ 5 रुपए में मिलेगा बिजली का स्थायी कनेक्शन। मध्य क्षेत्र में सबसे पहले लागू होगी योजना। अभी स्थायी कनेक्शन के लिए किसानों को देने पड़ते हैं 7500 रुपए। हर साल 10 लाख किसानों को दिए जाएंगे सोलर पंप। 24 घंटे किसानों को मुहैया रहेगी बिजली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों को बड़ी राहत दी है। किसानों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश के किसानों को
5 रुपए में बिजली का स्थायी कनेक्शन मिलेगा। सीएम मोहन यादव ने ये घोषणा भोपाल में आयोजित किसान सम्मान आभार सम्मेलन में की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, सरकार इस बजट में किसानों को सोलर पंप के माध्यम से बिजली के झंझट से मुक्त करने के लिए प्लानिंग कर रही है। उन्होंने कहा कि अगले 3 साल में 30 लाख सोलर पंप दिए जाएंगे। सीएम ने कहा कि सोलर एनर्जी उत्पादन करने वाले किसानों से सरकार बिजली भी खरीदेगी। मध्य क्षेत्र में 5 रुपये में स्थायी बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की गई। इसके पीछे भाव ये है कि किसान को स्थायी बिजली कनेक्शन मिले, उसकी बिजली की आपूर्ति निर्बाध गति से हो और उसके जीवन में फसल लेने के लिए कोई कष्ट ना आए। मध्य प्रदेश में अभी खेतों के लिए स्थायी बिजली का कनेक्शन लेने के लिए किसानों को मोटी रकम देनी पड़ती है। मध्य प्रदेश में खेती के लिए किसानों को स्थायी या अस्थायी कनेक्शन मिलता है। स्थायी कनेक्शन लेने वाले किसानों को कम से कम 7500 रुपए देने पड़ते हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और यहाँ किसानों की ही सरकार है। किसानों की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें मात्र 5 रुपए में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। किसानों को 2600 रुपये क्विंटल के बलबूते पर गेहूं खरीदने का प्रोत्साहन राशि देकर के उपार्जन की जो योजना प्रारंभ की, और साथ ही साथ 4000 रुपये प्रति हेक्टेयर धान खरीदने का भी जब निर्णय किया है। आने वाले समय में हमारे द्वारा सभी किसानों को धीरे धीरे करके स्थायी रूप से सोलर कनेक्शन के माध्यम से न केवल उनको बिजली की सुविधा स्थायी रूप से मिलेगी, बल्कि वो बिजली उत्पादक के नाते से अपनी पहचान बनाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले पर प्रदेश के किसानों ने खुशी जाहिर की है और कहा कि सरकार अन्नदाता का ध्यान रखेगी तो निश्चित तौर पर ही देश में खुशहाली होगी। गर्व की बात है कि 5 रुपए में कनेक्शन मिल रहा है भैया। पहले तो कांग्रेस के शासन में लाइट नहीं हुआ करती थी, आज वहाँ 5 रुपए में कनेक्शन मिल रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी किसान मोर्चा द्वारा गेहूं उपार्जन की राशि 2600 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने पर सीएम का सम्मान भी किया गया। अब मध्य प्रदेश में किसानों को 5 रुपए में बिजली के स्थायी कनेक्शन मिल सकेंगे। यह योजना इसी साल से लागू होगी। इसके साथ ही खेतों में पानी की निर्बाध आपूर्ति के लिए भी सरकार किसानों को 30 लाख सोलर पंप वितरित करेगी। कैमरा पर्सन विजय शर्मा के साथ आशीष मंगल सोनी, डीडी न्यूज, भोपाल। पिछले 1 दशक में भारत की आर्थिक नीतियों में समावेशी विकास को गति मिली है, जिसने न सिर्फ लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, बल्कि असमानता को ऐतिहासिक रूप से कम किया है। प्रख्यात अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला और करण भसीन ने भारत में हुए इस ऐतिहासिक बदलाव का जिक्र अपने नए अध्ययन में किया है। उन्होंने पाया कि दुनिया में भारत अकेला देश है जहां कम होती गरीबी की रफ्तार सबसे तेज है। इंडिया में वो तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन कहा जाती है और वर्ल्ड बैंक की पीपीपी की लाइन जो है उसके मुताबिक 1% के नीचे है। तो उसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि गरीबी हट गई है। और दूसरी बात कि अगर आप 2011 से देखें, क्योंकि पिछला सर्वे 2011 में था, फिर 2022 फिर 2023 में, तो उसके मुताबिक वो तब कोई 14% था, 13%, अब 1% के नीचे है। और हमने एक दूसरी लाइन भी की थी, मतलब कि थोड़ी ज़्यादा, उससे कोई 60% हायर लाइन, तो उसके मुताबिक भी 2011 में कोई 55% गरीबी थी, अब वो कोई 15% हो गई। तो अगर इसकी गरीबी हटने की रफ्तार जब देखें तो वो सबसे ज़्यादा है हिंदुस्तान में पिछले 13-14 सालों में। किसान उत्पादक संगठन किसानों की आय बढ़ाने और छोटे किसानों को बाजार लाभ, मोल भाव की शक्ति और बाजार तक सीधी पहुंच प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण मंच है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 10,000 एफपीओ स्थापित करने का लक्ष्य हासिल किया है। 10,000वां एफपीओ बिहार के खगड़िया जिले में स्थापित किया गया है, जो मक्का, केला और धान पर केंद्रित है। पेश है हमारे सहयोगी शमीम अख्तर की ये खास रिपोर्ट।
एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन केवल संगठन नहीं है, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने और छोटे किसानों को बाजार लाभ, मोल भाव की शक्ति और बाजार तक सीधी पहुंच प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण मंच है। देश में लगभग 30 लाख किसान एफपीओ से जुड़े हैं, जिनमें से लगभग 40% महिलाएं हैं। ये एफपीओ अब कृषि क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए का कारोबार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 10,000वें एफपीओ का शुभारंभ किया। 10,000वां एफपीओ बिहार के खगड़िया जिले में पंजीकृत किया गया है, जो मक्का, केला और धान पर केंद्रित है। कृषि मंत्रालय के अनुसार ये उपलब्धि न केवल कृषि उत्पादकता और आय को बढ़ाएगी, बल्कि ग्रामीण रोजगार सृजन और आर्थिक टिकाऊपन की स्थिति में भी योगदान देगी। देखिए, किसानों की ज़िंदगी में एक की सफलता की चाबी है, वो ये है कि उनका जो उपज है उसका सही मूल्य उनको मिलता रहे। जो सरकार का एफपीओ स्कीम है, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, उसका मेन मकसद ये है कि कैसे किसान को और उसके उपज को सीधे सीधे मार्केट के साथ जोड़ दिया जाए। और देखा ये गया है कि जो अंत में कंज्यूमर जिस कीमत में उसको खरीदेगा, उसका यदि 50, 55, 60% भी किसान को मिल जाए तो वो काफ़ी है। एफपीओ का मेन मकसद यही है कि किसानों के इनकम में वृद्धि होगी। इस योजना के अंतर्गत गठित प्रत्येक नए एफपीओ को 5 साल की अवधि के लिए हैंड होल्डिंग समर्थन और योजना के अंतर्गत प्रत्येक एफपीओ को 3 साल के प्रबंधन लागत के लिए 18 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त एफपीओ के प्रत्येक किसान सदस्य को 2,000 रुपए का प्रतिभूति अनुदान दिया जाता है, जिसकी सीमा प्रति एफपीओ 15 लाख रुपए है। और एफपीओ की संस्थागत ऋण पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पात्र ऋणदाता संस्थानों से प्रति एफपीओ 2 करोड़ रुपए तक के परियोजना ऋण की गारंटी सुविधा दी जाती है। एफपीओ द्वारा दी जाने वाली सेवाओं और गतिविधियों में बीज, उर्वरक, कीटनाशक और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन इनपुट कम थोक दरों पर उपलब्ध करवाना, सदस्यों को आवश्यकता आधारित उत्पादन और उत्पादन के बाद की मशीनरी और उपकरणों उपलब्ध करवाना, उचित रूप से सस्ती दर पर सफाई, परख, छटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग और खेत स्तर की प्रसंस्करण सुविधाएं उपलब्ध करवाना, भंडारण और परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवाना, बीज उत्पादन, मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती आदि जैसी उच्च आय वाली गतिविधियां शुरू करना, किसान सदस्यों की उपज के छोटे छोटे समूहों को एकत्रीकरण करना, उपज के बारे में बाजार की जानकारी की सुविधा प्रदान करना, साझा लागत के आधार पर भंडारण, परिवहन, लोडिंग, अनलोडिंग आदि जैसी रसद सेवाओं की सुविधा प्रदान करना शामिल है। एफपीओ को अधिक प्रभावी और समावेशी बनाने के लिए छोटे, सीमांत और महिला किसानों, महिला स्वयं सहायता समूह, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर अन्य श्रेणियों आदि को सदस्य के रूप में शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बीज से लेकर बाजार तक किसानों को हर तरह की आसानी पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2020 में 10,000 एफपीओज यानी किसान उत्पादक संगठन स्थापित करने का लक्ष्य रखा था, और वो लक्ष्य भी था 2027-28 तक, लेकिन अब इसे समय से पूर्व ही हासिल कर लिया गया है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक कृषि क्षेत्र में ये एक परिवर्तनकारी मील का पत्थर है, जो किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा। किसान समाचार के लिए कैमरामैन अरमान खान के साथ मैं शमीम अख्तर, दिल्ली। आइए अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली सभी तरह की सैन्य सहायता रोक दी है। पिछले हफ्ते राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ हुए विवाद के बाद ट्रंप ने फैसला किया है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने एक बयान जारी कर ये कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ किया है कि वह शांति पर फोकस कर रहे हैं। हमारे सहयोगियों को भी इस लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध होने की ज़रूरत है। मदद इसलिए रोकी जा रही है ताकि इस कदम से कोई समाधान निकल सके। ट्रंप का यह फैसला यूक्रेन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि अब अमेरिका की तरफ से सैन्य वाहन, गोला बारूद, अरबों डॉलर के रडार और मिसाइलें यूक्रेन को नहीं भेजे जाएंगे। बता दें कि ट्रंप ने यह कदम 28 फरवरी को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ हुए तनावपूर्ण बातचीत के बाद उठाया है। बताया जा रहा है कि ट्रंप ज़ेलेंस्की के बर्ताव से नाराज हैं, इसलिए यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद रोक दी है।
और खेल की खबरों का रुख करें तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होने वाला है। दोनों टीमें दुबई क्रिकेट स्टेडियम में भिड़ेंगी। भारतीय क्रिकेट टीम तैयार है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल के लिए। टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के मौजूदा सीजन में टीम इंडिया शानदार प्रदर्शन के साथ सेमीफाइनल में पहुंची है। भारत ने ग्रुप स्टेज के अपने तीनों मैच जीतकर शीर्ष पर रहते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। भारतीय टीम ने ग्रुप ए में बांग्लादेश के अलावा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को हराने में सफलता पाई। अब भारत की नजर सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर खिताबी दौर में पहुंचने पर होगी। वहीं बात अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की प्लेइंग 11 की करें तो भारतीय टीम बल्लेबाजी क्रम में कोई बदलाव नहीं करना चाहेगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बार फिर रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करते नजर आ सकते हैं। इसके बाद विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा के कंधे पर रन बनाने की जिम्मेदारी होगी। गेंदबाजी की बात करें तो भारतीय टीम में हर्षित राणा की वापसी पर सस्पेंस बना हुआ है। वहीं कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती स्पिनर के तौर पर नजर आएंगे। मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या तेज गेंदबाज की भूमिका में नजर आ सकते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम की बात करें तो इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी लय में नजर नहीं आई है। टीम गेंदबाजी में सुधार के साथ उतरना चाहेगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी ताकत उसकी बल्लेबाजी लाइनअप है। टीम में स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, मानस लाबुशेन और ग्लेन मैक्सवेल जैसे बल्लेबाज हैं जो कभी भी खेल का रुख मोड़ सकते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों में प्रदर्शन की बात करें तो दोनों टीमें अब तक 151 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें से 57 मुकाबलों में भारत ने बाजी मारी है, जबकि 84 मैच ऑस्ट्रेलिया के नाम रहे हैं। 10 मुकाबले बेनतीजा रहे। ऐसे में वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी नजर आता है। हालांकि टीम इंडिया इस समय फॉर्म में है और भारत के पास 2023 वनडे विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मिली हार का बदला लेने का सुनहरा मौका है। जाहिर है कि भारतीय टीम की नजर ऑस्ट्रेलिया को हर हाल में हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने पर होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा मेरी सहयोगी शहला निगार के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।